आपका संन्यास जीवन में कब आपने धारण किया और आपका छोटा सा संक्षिप्त परिचय दें। नमस्कार, मैं साध्वी अनादि सरस्वती आज आप सभी के अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि मैं इस संन्यास जीवन में कब आई, मैं 95 में पहली बार अपने गुरुजी से मिली थी और मेरे गुरुजी से मिलने के बाद मैंने कभी उससे पहले सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में मुझे ये इस रास्ते पे मैं बढ़ूँगी। पर मेरे गुरुजी से मिलने के बाद, धर्म और आध्यात्म को समझने के बाद 2008 जनवरी 6 को मैंने संकल्प लिया कि मैं अब संन्यास धारण करके सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कार्य करूँगी और यही मेरे जीवन की सार्थकता होगी। आप विधानसभा चुनाव आगामी आ रहे हैं, आप कहाँ से दावेदारी प्रस्तुत करना चाहते हैं? मेरी दावेदारी सीट 100 नंबर उत्तर विधानसभा अजमेर यहाँ से है। सरकार में संत समाज किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो सन्यासी का जीवन होता है वो सेवा का ही होता है और सेवा के माध्यम से, अपने भक्ति का प्रचार प्रसार करने के माध्यम से जन मानस तक उसका जो प्रभाव होता है वो दूरगामी और स्थायी होता है और समाज भी एक सहज रूप से जुड़ाव महसूस करता है। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जिन्होंने जीवन का परित्याग किया, संसार का भोग का परित्याग किया, वे आज सब कुछ छोड़ के केवल मानव सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए भक्ति मार्ग पर ईश्वर के कार्य कर रहे हैं। नर में नारायण मानकर प्रत्येक प्राणी की सेवा करते हैं, जीव मात्र का सेवा का भाव रखते हैं। तो इसीलिए पब्लिक का जुड़ाव नेता से तो होता ही है, पर मैं कहूँगी अपेक्षाकृत संतों से जल्दी लगाव हो जाता है और विश्वास और मान्यता भी संतों के प्रति बहुत होती है। पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो किस परिवार से आते हैं? मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड का मैं अगर परिचय दूँ तो वैसे हमारा परिवार जो है, मेरे दादाजी सिंध से आए थे और सिंध से आने के बाद उन्होंने ज़ीरो से हीरो बनने की कहानी अथक परिश्रम से करी। उस जीवन यात्रा में अक्सर मुझे मेरे दादाजी के मुख से, हमारे जो दादाजी हैं जिन्होंने भले ही विवाह न किया हो पर मेरे लिए दादा ही हैं, वो क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालानी, उनके त्याग तपस्या की, उनकी क्रांति की बातें वो अक्सर बताते थे और गर्व के साथ कहते थे कि हम उस परिवार से हैं। तो मैं दादाजी से पूछती थी कि दादाजी कैसे हम उस परिवार से हैं, तो कहते थे वो मेरे भाई थे, लेकिन छोटी अवस्था में शादी भी नहीं की उन्होंने और जीवन और संसार का परित्याग एक सन्यासी की भांति केवल देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सारे राष्ट्र को अंग्रेज़ों के बंधन से मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर की, एक क्रांति की मशाल रखी, अपना जीवन आहूत किया। उसके बाद में मेरे पिताजी व्यवसायी थे जिनको सब लोग जानते हैं यहाँ पे, और इस तरह से हमारा परिवार भले ही सामान्य हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि क्रांतिकारी बनना आसान नहीं होता, हेमू कालानी या विवेकानंद बनना आसान नहीं होता, रानी लक्ष्मीबाई बनना आसान नहीं होता। इस राष्ट्र के निर्माण में कितने क्रांतिकारियों का जीवन आहूत हुआ है, उन सब ने राष्ट्र के लिए किया, उन सब ने एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए नहीं किया, पूरे देश की रक्षा के लिए ये कदम उठाया, पूरे राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के लिए किया। इसीलिए गर्व से कहते हैं कि हम उस जगह से आते हैं जहाँ पर राष्ट्रवाद, राष्ट्र चरित्र कूट कूट के भरा है। ऐसे वातावरण में हमारी परवरिश हुई, क्योंकि हमारे दादाजी ने जब वो यहाँ आए थे व्यवसाय में तो अपना पूरा कार्य कर्म भूमि बनाया ही अजमेर को, साथ में ही संघ की विचारधारा से दादाजी आते ही जुड़ गए थे। मेरे पिताजी स्वयं सेवक थे, प्रचारकों का आना हमारे घर पे रहता था और यहाँ के जितने भी स्वयं सेवक हैं बहुत अच्छे से जानते हैं मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी राष्ट्र समर्पित रही, मेरे परिवार का किस तरह का तन से, मन से, धन से योगदान रहता था। तो इसीलिए हमारी विचारधारा स्पष्ट थी, हमारा परिवार की विचारधारा स्पष्ट थी। और हेमू कालानी जी को आज सारा समाज जानता है, किस तरह से शहीद हुए, उनकी शहादत कितनी थी।
बहुत गर्व की बात है ये हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की रक्षा के लिए जी, किस प्रकार से तत्पर है और इसमें आपका क्या योगदान होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विकास के साथ साथ आर्थिक विकास के साथ साथ हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष जो है हिंदू बहुसंख्यक है और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का महत्व इसी बात से हम लगा सकते हैं कि जहां हिंदुओं के अधिकारों का अतिक्रमण होता है वहीं से भाजपा अपना कार्य शुरू करती है, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा को आगे लेके चलती है। इसीलिए जितने भी हिंदुओं के मुद्दे रहे उस पे भाजपा ने पूरी तत्परता के साथ अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ कार्य किया और जहाँ जहाँ हिंदुओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है जनमानस में, बौद्धिक वर्ग में, व्यापारी वर्ग में, भारतवर्ष में पूरा आंदोलन चलाया जाता है, उनके मुद्दों को उठाया जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा की जो है, मैं अगर महत्व की बात करूं तो भाजपा भारतवर्ष की आत्मा की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। भारतवर्ष की आत्मा संस्कार, संस्कृति और परंपरा है। अगर संस्कार, संस्कृति और परंपरा ही नष्ट हो जाएगी तो हम नहीं कह सकते, फिर वो एक भूमि का टुकड़ा रह जाएगा, भारत एक भूमि का टुकड़ा रह जाएगा। अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो उसकी समग्रता, उसके संस्कार, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण से आती है। तो भाजपा पार्टी निर्विवाद रूप से इन मुद्दों पे कार्य करती है और उसका विषय एक ही रहता है, कम से कम हमारे अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं करते, पर हमारे भी अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। और मैं क्योंकि सन्यासी हूँ, और एक बात और भी मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो लोग मेरे गुरुजी को जानते हैं वो लोग ये अच्छे से जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और मेरे गुरुजी प्रचारक एक ही समय के थे और बहुत अच्छी घनिष्ठता थी। मेरे गुरुजी ने भाजपा के लिए लंबे काल तक कार्य किया, कम से कम मानिए 40 वर्ष तक उन्होंने भाजपा और संगठन और संघ इसके लिए अपना जीवन आहूत किया। तो आज जिस राष्ट्रीय चेतना को लेके मैं चल रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे गुरुजी का भी इसमें अभूतपूर्व योगदान है और मेरे गुरुजी की भूमिका बहुत अच्छे से यहाँ के सभी प्रचारक भी जानते हैं कि कितना उन्होंने संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया। आज अगर मैं कहूँ कि आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी और अगर अटल जी होते तो वो बहुत अच्छे से बता सकते थे कि मेरे गुरुजी का नाम लेके कि उनका कितनी घनिष्ठता थी, कितना समर्पित जीवन था और कितना लंबा जीवन उन्होंने अपना त्याग का, तपस्या का भाजपा को और संघ को दिया। आज कुछ लोग देश तोड़ने की बातें करते हैं, ऐसे में योगी मॉडल कितना जरूरी है? योगी मॉडल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि योगी का अर्थ क्या होता है? योगी का अर्थ होता है जो फूल से भी ज़्यादा कोमल है, पर समय आने पे कठोर अनुशासन की स्थापना के लिए दंड भी उठाने में हिचकता नहीं है। तो अगर अनुशासन नहीं होगा, अगर मनमानी होगी तो आप कार्य कैसे करेंगे, राष्ट्र सुरक्षित कैसे रहेगा? तो उन लोगों पे नकेल कसने के लिए आज देखिए, योगी मॉडल की बात करें, यूपी में कभी बाहुबली कल्चर हुआ करता था, खुलेआम बहू बेटियों को उठाया जाता था, खुलेआम गोलीबारी चला दी जाती थी, लोगों की हत्या हो जाती थी, कहीं भी कोई कुछ भी कर देता था। तो वो जो एक अराजकता थी वातावरण की, उस अराजकता को ख़त्म करने में अगर कठोरता नहीं बरती गई होती तो क्या आज हम जिस नए यूपी की कल्पना कर रहे हैं या देख रहे हैं, हम तो यथार्थ देख रहे हैं, वो एक कल्पना ही होती। आज भाजपा सरकार की उपलब्धि मैं सबसे बड़ी ये मानती हूँ कि हिंदुओं की अस्मिता एक बहुत बड़ा नासूर बन गया था राम मंदिर। हम सब जानते हैं कि इस मामले को कितना लटकाया गया था, लोग न जाने क्या क्या बातें बोलते थे, यहाँ तक भी लोगों को अनर्गल बातें करते सुना जाता था कि ये मुद्दा कभी सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि भाजपा अगर इस समस्या को समाधान कर देगी तो भाजपा के पास मुद्दा नहीं रहेगा। इस तरह की अनर्गल बातें भी होती थी, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि भाजपा के कारण मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट से हमको मिला हो, मंदिर के निर्माण की हमको जो
अनुमति मिली है, भले ही वहाँ से मिली हो, लेकिन भाजपा अगर ऐसा माहौल नहीं तैयार करती तो, और योगी जी जैसे व्यक्तित्व नहीं होते, मोदी जी जैसा व्यक्तित्व नहीं होता, तो हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसे यूपी की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ पर खुलेआम बहू बेटियों को उठा के गैंगरेप करके मार दिया जाता था और खून की नदियाँ बहती थी वहाँ जगह जगह। कितने इलीगल स्लॉटर हाउसेस थे, मेरे से ज़्यादा आप पत्रकार हो, आप जानते हो। वो वाली कल्चर को ख़त्म किया गया। और भी इतने, देखिए वहाँ पे किसानों की मदद के लिए कितने सारे कार्य किए गए। जो भी भाजपा ने संकल्प पत्र दिया, उस संकल्प पत्र पे कार्य किया। अगर वो डंडा नहीं होता, मैं तो कहती हूँ योगी मॉडल छोड़िए, मोदी मॉडल ही नहीं होता तो क्या आज इतना भाजपा कार्य कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं इनकी त्याग तपस्या के कारण ही सबको इतना श्रेय मिल रहा है। तो भाजपा के लिए इसीलिए त्यागी तपस्वी लोगों को आगे लाने का प्राथमिकता रहती है, और वो पसंद भी करते हैं कि जिनका जीवन त्याग में है उनसे हमको असुरक्षित होने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग निश्चित रूप से देश और राष्ट्र के लिए समर्पित है, उनके लिए कार्य करेंगे, देश के लिए कार्य करेंगे। जो भी मॉडल की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी महंतों और साध्वियों को आगे की ओर बढ़ा रही है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, बाबा बालकनाथ, आप उनको भी सुमेधानंद जी हैं, उमा भारती जी हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं। ऐसे शुरू से ही कितने साधु संतों का योगदान भाजपा के लिए रहा है। आपके सामने उदाहरण होगा कि जब राम मंदिर के लिए कार सेवा की गई थी, उस कार सेवा में साध्वी ऋतंबरा जी का कितना बड़ा योगदान था। सबसे बड़ा झंडा हिंदुत्व का लेके साध्वी ऋतंबरा जी चली थी। अभी कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, तो मातृशक्ति के रूप में मुझे ही कहा गया था कि आपको नेतृत्व करना है। उसके बाद पुरुष संत रहेंगे, उसके बाद हमारी जो है पब्लिक रहेगी। कम से कम 25,000 पब्लिक एक विषय के लिए, एक मुद्दे के लिए इकट्ठी हुई थी, और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया था और विरोध प्रदर्शित किया था कि खुलेआम इस तरह से यदि व्यक्तियों की, निरीह लोगों की, इनोसेंट लोगों की हत्या होती है तो ये इस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव में कितना फायदा मिलेगा आपको? आप साध्वी भी, मुझे क्या, मैं तो, मेरा जीवन तो भाजपा के लिए और संगठन के लिए समर्पित है। और इस विचार, सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं तो कहती हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। सन्यासी का जीवन राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए कार्य करने का अवसर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो हम तो वैसे भी कार्य कर रहे हैं और हम कार्य करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई विवाद है ही नहीं, इसमें कोई अंतर्विरोध है ही नहीं। अजमेर स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन बावजूद कई भ्रष्टाचार के कारण से कई प्रकार की समस्याएं अजमेर वासी आज भी महसूस कर रहे हैं। आप किस प्रकार से उनका समाधान सोचते हैं? मुझे लगता है कि जितना विकास हो सकता था या जैसा भी स्थिति परिस्थिति बनी, मैं मेरी बात कर सकती हूँ कि अगर हमको अवसर मिलता है तो हम मजबूती से कार्य करेंगे। और एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगली बार शायद चुनाव की ज़रूरत ही न पड़े। आपको किसी और को खड़े करने की कांग्रेस बीजेपी वाला कल्चर भी नहीं रहे कि भाई हमको निर्विवाद रूप से ऐसा विधायक चाहिए जो जनमानस के हृदय में उतरता है, सबका सम्मान करता है, सबकी समस्याओं पे पुरजोर तरीके से काम करता है, यहाँ की समस्याओं को विधानसभा में उठाता है और हर बात को गंभीरता से लेता है, टाइम पास नहीं करता। तो मुझे लगता है कि मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ, अगर हमको भगवान ऐसा जिम्मेदारी देते हैं तो पूरे अपना 100% जनता को देते हुए हम मजबूती से इतना अच्छा कार्य करेंगे, इतना अच्छा कार्य करेंगे कि मैं कहती हूँ कि जनता को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा कि हमने कहाँ वोट दे दिया, हमने तो क्या सोचा था, क्या हो गया, इस तरह की बात कभी नहीं आएगी। और मैं कहूँगी कि आगे होके इतना होगा कि हमें चुनाव लड़ने की ज़रूरत ही क्या है। इतना आत्मविश्वास मुझे मेरे आप पर, मेरे कार्य पर, मेरी जिम्मेदारी पर, मेरे वक्तव्य पर है। मैं ये बात अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि सन्यासी के सामने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, प्रशासन एक धार्मिक भावना के कारण भी और एक सत्ता का जो शक्ति होती है, अधिकार होता है, उसके कारण भी एक व्यक्ति को झुकना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, लोग सहयोग भी करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जड़ से जड़ भी
गैर धार्मिक नहीं होता, कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा में इतना ही हो। मैं पूजा पाठ तो नहीं करता, लेकिन मानव सेवा में विश्वास करता हूँ। मैं भगवान के मंदिर तो नहीं जाता, पर गरीब को खाना खिलाता हूँ। तो धर्म की भावना क्या है, कूट कूट के भरी हुई है। ये भारतवर्ष है, यहाँ पे चलते फिरते भी जो आदमी भगवान को नहीं मानता वो भी राम राम करता है। तो जनमानस इतना ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है धर्म की भावना से, वो किसी भी रूप में हो। तो उस वजह से लोगों के अंदर आपको केवल उनकी अंतरात्मा को जगाना है। उनको कोई अच्छा जब मुद्दा नहीं मिलता या अच्छा नेता नहीं मिलता या कोई बात होती है, उसकी वजह से ही सब चीज़ें समस्याएं आती हैं। और भ्रष्टाचार से तो जितना दूर रहा जाए एक नेता को, वो नहीं हो पाता, तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो मैं तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करती हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त अजमेर की बात करती हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करती हूँ।